प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशन में बहुत शानदार तरीके से लगे होंगे। तो जल्दी से बताएंगे, क्या मेरी वॉइस आपके पास तक आ रही है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो बताएं एक बार जल्दी से, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है और आप सभी बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को ले रहे होंगे। इस क्लास के अंदर जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप जानते हैं कि लगातार आप इस क्लास से अगर जुड़ेंगे तो निश्चित ही आपकी जीके जीएस मजबूत होगी। यश ठाकुर हैं, सोनी यादव हैं, स्पीडी ड्यूक हैं, पीहू चौधरी हैं, बहुत शानदार। प्रीति बहुत शानदार, और भी बच्चे हैं, यश हैं, कामनी हैं, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों, जीके जीएस का ये सेशन रोज शाम 7 बजे आपके वनडे एग्जाम जो भी हैं उनके लिए और मुख्य रूप से एसएससी जीडी के लिए, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, पहला तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, अब बताएं पहला प्रश्न, ठीक है ना भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने का निर्माण नहीं किया था, किसका? सीरी के किले का निर्माण नहीं किया था, अलाई दरवाजे का, हौज ए अलाई, या फिर जमात खाना मस्जिद? सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? आप जानते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ये किस वंश से था? तो प्यारे बच्चों ये खिलजी वंश से था, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का शासनकाल आप जानते हैं प्यारे बच्चों 1290 से लेकर 1320 तक शासनकाल रहा। खिलजी वंश का संस्थापक इसका चाचा जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी कौन था प्यारे बच्चों? इसका चाचा था, जो इसने स्थापना की खिलजी डायनेस्टी की। बाद में अपने चाचा को टपकाकर अलाउद्दीन खिलजी राजा बना। प्यारे बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारी चीजों का निर्माण कराया है, अलग अलग चीजें बनवाई हैं। इसमें से एक प्रमुख दिल्ली के अंदर सीरी का किला है। दिल्ली का प्यारे बच्चों सीरी फोर्ट है, दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है ना भाई। बहुत बढ़िया, खुजली नहीं है बेटा, खिलजी है। हैं शिवानी मिश्रा जी, तुम्हें भी कतई खुजली पुजली की चीजें अच्छी लगती है? सीधी सीधी चीजें देख ले करो। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा भी बेटा किसने बनवाया था? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज खास भी कहां है बेटा जी? दिल्ली के अंदर। किसने बनवाई? यानी कि प्यारे बच्चों आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। ये जो जमात खाना मस्जिद है इसका निर्माण प्यारे बच्चों, इसका निर्माण 1315 से लेकर 1325 के बीच में खिज्र खां द्वारा करवाया गया था। तो अलाउद्दीन का बेटा था, बेटा कौन था? खिज्र खां। तो याद रखिएगा खिज्र खां द्वारा प्यारे बच्चों कराया गया था। तो यह प्रश्न एसएससी कई बार पूछा है कि जमात खाना मस्जिद कहां है, तो आपका जवाब आएगा दिल्ली में है। और जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां द्वारा कराया गया था। यह बात याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा। वो जमात खाना खिज्र खां उस पर मत जाओ, अलाउद्दीन के बेटे की बात चल रही है खिज्र खां की, वो और दूसरे खिज्र खां थे, वहां मत जाइएगा, ठीक है ना भाई। अब अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों एक और चीज कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या स्टार्ट की गई थी बेटा? बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला कौन सा शासक था? सबसे बड़ी स्थायी सेना भी इसी की थी, अलाउद्दीन खिलजी की। और प्यारे बच्चों ये सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, हुलिया, सैनिकों का हुलिया लिखने की, और घोड़ों पर दागने की प्रथा, घोड़े, तो घोड़े दागने की प्रथा भी इसने स्टार्ट की थी। तो घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला, ठीक है ना भाई, स्थायी सेना थी, नगद वेतन देता था, ये सभी चीजें किसने स्टार्ट की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला दिल्ली का, अलाई दरवाजा, हौज खास पानी को स्टोर करने के लिए बनवाया था, ये सभी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए। लेकिन जमात खाना मस्जिद खिज्र खां द्वारा निर्माण की गई। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल पोजीशन में
यानी कि प्यारे बच्चों धनुष्कार, मतलब धनुष्कार के साथ बजाया जाता है। यानी कि इस तरीके से हाथ में लेके, आपका देखा होगा ना, इस तरीके से करते हैं, पू 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 पू, वो वाला मामला। तो पू पू वाला बताओ बेटा। सितार, सितार में धनुष सा बजाते हैं क्या? ऐसे नहीं, सितार तो ऐसे ऐसे वायर होते हैं उसमें, बताएं। सहनाई है, सहनाई में तो पीपनी सी हो जी है सहनाई। वीणा वादन में, वीणा वादन में भी ऐसा नहीं होता है। अब क्या होना चाहिए? सही जवाब बताएं। ये पूछा गया है एसएससी द्वारा प्रश्न, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, ना तो भोंपू होता है, सहनाई नहीं होगा, वीणा भी नहीं होगा, सितार भी नहीं होगा, होगा सारंगी। सारंगी ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें प्यारे बच्चों ऊर्ध्वाधर स्थिति में धनुष आकार के एक इंस्ट्रूमेंट के साथ इसे बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सारंगी होगा। भारत के प्रमुख सारंगी वादक कौन रहे हैं? ये वादक भी बड़े पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा उस्ताद बूंदू खां। तो याद रखिएगा बेटा जी, उस्ताद बूंदू खां। तो उस्ताद बूंदू खां कौन है? सारंगी वादक रहे हैं। प्यारे बच्चों एक राम नारायण, राम नारायण, तो राम नारायण भी भारत के एक प्रसिद्ध कौन है? सारंगी वादक हैं प्यारे बच्चों। सुल्तान खां, अब्दुल करीम खां, साथ के साथ प्यारे बच्चे सुल्तान खां, सुल्तान खां और प्यारे बच्चों अब्दुल करीम खां। सुल्तान खां और अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां ये भी आपके सारंगी वादक हैं। तो सुल्तान खां, अब्दुल करीम खां, उस्ताद बूंदू खां, राम नारायण, ये भारत के प्रसिद्ध प्यारे बच्चों क्या रहे हैं? यानी कि प्यारे बच्चे आपके सारंगी वादक। नाम ऐसे ही रहते हैं, लेकिन एसएससी प्रश्न बहुत पूछता है इनसे। आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो आपको मैंने बताया था यूनेस्को के अंदर शामिल होने वाले भारत के 43 हेरिटेज साइट हैं। कितने हैं बेटा जी? 43 विश्व विरासत स्थल हैं। इन 43 में से एक काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा एक पेरियार है। पेरियार कहां है बेटा जी? केरल में है। काजीरंगा कहां है? असम के अंदर है, असम में। प्यारे बच्चों ये आपका मानस है, मानस भी कहां है? असम के अंदर है। और प्यारे बच्चों आपका नंदा देवी कहां है? ये उत्तराखंड के अंदर है, यूके के अंदर, उत्तराखंड में। और नंदा देवी को बच्चों यूनेस्को में 1988 में शामिल किया गया था, 1988 में ये यूनेस्को में शामिल है। प्यारे बच्चों मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस नेशनल पार्क 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया, ये भी यूनेस्को में शामिल है। प्यारे बच्चों असम का काजीरंगा नेशनल पार्क प्यारे बच्चों ये भी 1985 में शामिल किया गया, ये भी यूनेस्को में शामिल है। और पेरियार नेशनल पार्क केरला के अंदर है, ये यूनेस्को में शामिल प्यारे बच्चों नहीं है। और 43वां धरोहर स्थल भी कहां का है? असम का है। असम का अहोल राजवंश की टीला दफन प्रणाली, जिसे मोईदमा के नाम से या मोईदाम के नाम से जानते हैं, ये भी असम के अंदर है। ये भी बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। बात समझ में आ गई? थोड़ी सी बिल्कुल आ गई होगी अच्छे से। आगे बात करें बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा बिर है? बिर बताएं। बिर इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो बिर किस देश की मुद्रा का नाम है? बताएं। ठीक है ना भाई, बताएं जल्दी से एक बार। हाँ बिल्कुल, असम का मोईदाम। सोनी कह रही है गलत गया मेरा। अरे गलत नहीं जाना चाहिए ना, सही जाना चाहिए। अब कब तक गलत करेंगे? ठीक है ना भाई। बताएं जल्दी से एक बार, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इथोपिया, अफगानिस्तान, मिस्र यानी कि इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी वैसे काहिरा है। किर्गिस्तान, तो बेटा किर्गिस्तान की राजधानी नहीं, मुद्रा प्यारे बच्चों सोम है। सोम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोम। तो सोम किसकी है प्यारे बच्चों? किर्गिस्तान। इजिप्ट की क्या है? तो इजिप्ट की, मिस्र की पाउंड है बेटा, पाउंड। तो पाउंड किसकी मुद्रा है? इजिप्ट की मुद्रा पाउंड है। अफगानिस्तान की क्या है? अफगानी है, अफगानी। सुना होगा अफगान जलेबी, मासूम फरेबी, तो भैया अफगानी। ठीक है जी, काबुल राजधानी।
इथोपिया, इथोपिया की मुद्रा है बिर और इथोपिया की राजधानी है बेटा जी अदिस अबाबा। क्या नाम है? अदिस अबाबा। तो अदिस अबाबा क्या है प्यारे बच्चों? इसकी कैपिटल का नाम है, राजधानी का नाम है और इसकी मुद्रा का नाम बिर है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इसीलिए इथोपिया, अदिस अबाबा और बिर इसकी मुद्रा का नाम याद रखिएगा। ठीक है ना भाई? चलो अच्छा बताएं मुझे प्यारे बच्चों किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? कौन बच्चा बताएगा? उस बच्चे को ये मान लो कि बहुत ही होशियार बालक माना जाएगा जो किर्गिस्तान की कैपिटल का नाम बताएगा। जल्दी से बताएं। अब अगला प्रश्न आता है, भीमबेटका की खोज प्यारे बच्चों किसके द्वारा की गई थी? बताएं। ठीक है जी, जल्दी से बताएंगे। सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चों का जवाब आना चाहिए। चलो बहुत शानदार, अभी तक जवाब नहीं आया है, विष्णुधर द्वारा बता रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होगा सही जवाब। प्यारे बच्चों अगर किर्गिस्तान की राजधानी की बात करें तो बिश्केक इसकी राजधानी है, याद रखिएगा बिश्केक। ऐसी ही राजधानी आती हैं जो थोड़ी खतरनाक होती हैं। आप सोचोगे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद आपसे पूछी जाएगी, तो ये जनरली नहीं पूछी जाती हैं। अब थोड़ा खतरनाक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो बिश्केक इसकी कैपिटल है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न ये कह रहा है भीमबेटका। भीमबेटका एक पुरातत्व स्थल है प्यारे बच्चों। ठीक है ना भाई? भीमबेटका क्या है प्यारे बच्चों? मध्य प्रदेश में स्थित, एमपी में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। पुरातत्व स्थल प्यारे बच्चों इसकी खोज जो हुई थी भीमबेटका की, तो भीमबेटका की खोज हुई थी प्यारे बच्चों 1957 में, 1957 में। किसके द्वारा हुई थी यही बात आपको बतानी है। तो बच्चों ये कह रहा है आपसे HD सांखलिया श्याम सुंदर निगम द्वारा, विष्णुधर वाकनकर द्वारा, राजबली पांडे द्वारा। तो बच्चों सही जवाब होगा यानी कि विष्णुधर वाकांकर द्वारा। तो बच्चों विष्णुधर वाकांकर जो है इन्होंने इसे खोजा था। और याद रखिएगा भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, पूछा जाता है। और इसे यूनेस्को के अंदर, इसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है वर्ष 2003 में। तो 2003 से भीमबेटका यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है। खोज इसकी 1957 में विष्णुधर द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों। बात क्लियर? बताएं जी। हर हर महादेव। बिल्कुल हर हर महादेव। आगे बात करें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, आर्थिक क्रिया नहीं है, आर्थिक गतिविधि नहीं है। ये कह रहा है स्वैच्छिक यानी कि वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से आप सोशल सर्विस कर रहे हैं। किसान खेती कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, आप परिवहन कर रहे हैं, आप बेटा नौकरी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं। तो किसमें से किसे एक प्यारे बच्चों आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, आर्थिक क्रिया नहीं माना जाएगा? जल्दी से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे सही जवाब क्या होगा आप सभी का। बहुत शानदार तरीके से सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। और एक बार सेशन को सभी लाइक शेयर जरूर कर दें और कंटिन्यूटी के साथ इस क्लास से जुड़ें। अगर आप लगातार इस क्लास से जुड़ेंगे तो निश्चित ही ये क्लास आपको फायदा पहुंचाएगी बच्चों। तो बताएं एक बार जल्दी से क्या होगा सही जवाब? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो बेटा कौन सी एक आर्थिक क्रिया नहीं है? तो बेटा आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जिनमें क्या होता है आपका, जिनमें आपका भैया जो पैसे के लिए की जाती हैं, पैसा। ठीक है ना भाई? पैसा के लिए की जाती हैं, पैसा पैसा करती है, वही वाला मामला है। अब एक बात बताओ, आप प्यारे बच्चों नौकरी कर रहे हैं तो बदले में क्या मिलता है आपको? वेतन मिलता है ना, वेतन। अगर आप प्यारे बच्चों परिवहन कर रहे हैं, अपना आपका टम्पू है मान लो, तो आपको क्या मिलेगा? किराया मिलता है या नहीं मिलता है? किराया। तो ये आर्थिक क्रिया है, बिल्कुल है आर्थिक क्रिया। किसान खेती करता है, फसल को बेचता है, क्या मिलता है प्यारे बच्चों? पैसा मिलता है। पैसा का मतलब रुपया मिलता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी ऐसी है जो पैसे के लिए प्यारे बच्चों की जाती है, आर्थिक गतिविधि में मौद्रिक मूल्य मिलता है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन या वस्तु और सेवाओं की बिक्री पैसे के लिए की जाती है, पैसा कमाने के लिए।
तो प्यारे बच्चों वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। प्यारे बच्चों आर्थिक क्रियाएं 3 क्षेत्र में बांटी जा सकती हैं। एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है, और प्यारे बच्चों एक आपका टर्शियरी सेक्टर है। टर्शियरी सेक्टर को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि शामिल होती है, कृषि से जुड़े कार्य। द्वितीय क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग शामिल होते हैं, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का कार्य। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सर्विस सेक्टर का कार्य। प्यारे बच्चों आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी गाय के चोट लग गई, आप उसकी पट्टी वट्टी करा दी, किसी डॉगी को आपने कुछ मदद कर दी, ठीक है ना, वो भूखा है, बिस्किट खिला दिए, इसके बदले में आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना भाई। और दोबारा मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में अगर आपस में बात करते हैं तो मुर्गी बना दिए जाओगे, समझ लो ना, यही क्लास में। तो इसीलिए कोई भी बच्चा मुझे बात करता हुआ आपस में दिखाई ना दे। जो भी बातचीत होंगी वो हमारे और आपके बीच होंगी, ठीक है ना। खूब सारी बातचीत कर लो लेकिन काम की बातचीत, ठीक है ना। तो असभ्यता के दायरे में ना जाएं आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बताएं, ये कह रहा है बच्चों आपका लांबी एक लोक नृत्य है, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है। लांबी नृत्य प्यारे बच्चों क्या होगा सही जवाब। सभी का जवाब आना चाहिए कि लांबी जो नृत्य है प्यारे बच्चों वो भारत के किस राज्य में किया जाता है, बताएं। बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चों सभी का जवाब आना चाहिए लांबी नृत्य किस राज्य का है, ठीक है जी, जल्दी से जवाब आना चाहिए। प्यारे बच्चों अरुणाचल का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का। प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में एक नृत्य होता है जिसका नाम है मटकी नृत्य। मटकी, मटकी एक इंपोर्टेंट डांस है जिसका नाम है प्यारे बच्चों जावरा नृत्य। जवारा बोलते हैं वैसे, जवारा नृत्य। तो जवारा है, मटकी है। एक बच्चों फूलपति बहुत इंपोर्टेंट है। फूलपति ऐसा मान लो पति फूल जाए किसी कारण से, तो मध्य प्रदेश के जो पति होते हैं वो मुंह फुला लेते हैं, इसीलिए पति को मनाने के लिए फूलपति नृत्य करते हैं। प्यारे बच्चों कर्नाटक या फिर प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में वीर नाट्यम, ढिमसा, कोलट्टम। तो याद रखिएगा वीर नाट्यम। एक होता है प्यारे बच्चों आपका ढिमसा नृत्य, ढिमसा, ढिमसा। प्यारे बच्चों एक होता है कोलट्टम, कोलट्टम। तो ये कहां के हैं, ये सभी आपके आंध्र प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन से होते हैं, एक चालो, वांचो, बुइया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो है चालो, वांचो, बुइया। तो चालो नृत्य चालो, एक है बेटा वांचो नृत्य वांचो, और एक बच्चों बुइया नृत्य बुइया, बुइया, भैया मत कर देना। चलो वांचो बुइया, चालो वांचो बुइया। प्यारे बच्चों जो लांबी नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के और भी कई सारे डांस हैं इंपोर्टेंट, जैसे कि प्यारे बच्चों एक आपका यहां का यक्षगान बहुत इंपोर्टेंट है। यक्षगान, यक्षगान। तो यक्षगान भी कहां का है, आंध्र प्रदेश, सॉरी एक सेकंड, आंध्र नहीं होगा, कर्नाटक होगा बेटा जी, कर्नाटक का है लांबी। कर्नाटक के और भी डांस हैं, एक है यक्षगान, यक्षगान। तो यक्षगान कहां का है बेटा जी, कर्नाटक का, बहुत इंपोर्टेंट है ये मान लो आप। प्यारे बच्चों एक आपका एक है गुड़िया कुनीथा, गुड़िया कुनीथा, कुनीथा नृत्य भी यहीं का है। प्यारे बच्चों एक सुग्गी नृत्य है, सुग्गी, सुग्गी। प्यारे बच्चों एक लंबाड़ी नृत्य है, लंबाड़ी, जिसे लांबी भी बोल देते हैं कई बार। तो लांबी या लंबाड़ी ये भी कहां का है, यहीं का है, कर्नाटक का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यानी कि आपका सी वाला। पीडीएफ नहीं मिल रही है बेटा, एप्लीकेशन डाउनलोड करो टारगेट विद अंकित, फ्री पीडीएफ में जाओ, फ्री पीडीएफ के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल। आगे चलें थोड़ा सा, कह रहे हैं आपसे भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कृषि अनुसंधान परिषद है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताएं, जल्दी से जवाब आना चाहिए। तो कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना प्यारे बच्चों किस वर्ष हुई थी और ये कहां स्थित है, ये बात भी आपको बतानी है। तो दोनों बात आपको ही बतानी है, बाकी तो मैं बता ही दूंगा। तो एक बार सभी प्यारे बच्चों का जवाब आना चाहिए जल्दी से, क्या होगा सही जवाब। अगर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछे आपसे, एक है कृषि अनुसंधान परिषद, दोनों ही दिल्ली में है। अगर आपसे कृषि अनुसंधान संस्थान पूछे,
कृषि अनुसंधान संस्थान पूछी जाए तो प्यारे बच्चों इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और ये दिल्ली के अंदर है। लेकिन यहां पूछा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बताएं, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, ये भी दिल्ली के अंदर है प्यारे बच्चों। कहां है? दिल्ली के अंदर स्थित है। तो सही जवाब होगा 1929। तो सही जवाब है 1929। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। तो ये भी दिल्ली के अंदर है। आगे चलें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका आईसीएआर कहा जाता है इसे, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करने वाली इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, राधे राधे बेटा जी, बहुत बहुत राधे राधे, बस इतना ही बहुत है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थापित किया गया था? यानी कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना भारत के बाहर हुई है? ठीक है ना भाई। तो प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं, इंडियन लीग जो है ये 1928 में कृष्ण मेनन द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है ना, 1928 में भारत में ही। ठीक है ना, भारत में ही किसके द्वारा प्यारे बच्चों? कृष्ण मेनन द्वारा स्थापित की, कृष्ण मेनन द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है जी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये भी भारत में स्थापित हुई थी प्यारे बच्चों। ये कलकत्ता में 1843 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1843 में कहां पर? कलकत्ता के अंदर। तो ये कलकत्ता में स्थापित हुई थी, याद कर सकते हैं आप इसे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन, तो प्यारे बच्चों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शुरुआत जो हुई थी ये कब हुई थी? 1866 में। अभी कल परसों ही बताया था मैंने, इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। लंदन में किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय को पहली बार निकाला था, नौरोजी। और कल परसों मैंने आपसे पूछा भी था कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं? तो वो दादा भाई नौरोजी हैं। प्यारे बच्चों जो इंडियन एसोसिएशन है ये भी आपके कलकत्ता के अंदर स्थापित हुआ था। कब? 1876 में। ये भारत में स्थापित हुआ इंडियन एसोसिएशन। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ प्यारे बच्चों बनर्जी के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया। जबकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की किताब है प्यारे बच्चे। आगे बात करेंगे, द हंग्री टाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द हंग्री टाइड जो किताब है प्यारे बच्चों वो किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ घोष के द्वारा, मिताली मिलन के द्वारा, सुधा मूर्ति के द्वारा, रविंदर सिंह के द्वारा। सही जवाब क्या होगा? अग्नि ठाकुर बेटा जी आप बिल्कुल पगला जाओगे, तो इसीलिए चीजों को समझो। ठीक है ना भाई। तो क्या होगा सही जवाब? द हंग्री टाइड के लेखक कौन है? अमिताभ घोष हैं। 2004 में इसके लिए कॉसवर्ड पुरस्कार भी मिला है प्यारे बच्चों। तो सही जवाब क्या होगा? मिताली मिलन है, रविंद्र है, सुधा मूर्ति है। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। द हंग्री टाइड की बहुत महत्वपूर्ण किताब है, कई बार पूछी गई है। ठीक है ना भाई। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इनकी एक और इंपोर्टेंट बुक भी है, द शैडो लाइंस। द शैडो जो एग्जाम में आई है, द शैडो लाइंस। तो द शैडो लाइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो भी अमिताभ घोष हैं प्यारे बच्चों। ठीक है जी। तो द शैडो लाइंस के, ठीक है ना भाई, एक द सर्कल ऑफ रूल सकता है। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां आपसे, किस संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा है? तो हमारी प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल, जिसे की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग मानी गई है, संविधान की कुंजी भी कहते हैं इसकी, मास्टर की बेटा हमारे संविधान के बारे में बताती है कि संविधान हमारा क्या कहता है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव
नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वही जाकर आगे जाके प्यारे बच्चों, वो आगे जाके प्यारे बच्चों हमारा क्या बना था, प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव तीसरी बैठक में आप जानते हैं 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था और इसे पीटी नेहरू, पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था। प्यारे बच्चों इसे कब स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा, तो इसे स्वीकार किया गया था प्यारे बच्चों 22 जनवरी 1947 में, 22 जनवरी 1947 1947 में। यह भी एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है आपसे, ठीक है जी। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट किया गया और यही भारत की बाद में जाके प्रस्तावना बना। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बिल्कुल, और अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। वो संशोधन कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन 1976 1976। इसमें हमारी प्रस्तावना में प्यारे बच्चों 3 शब्द जोड़े गए नए, एक समाजवादी, एक पंथ, पंथ का मतलब धर्मी होता है, पंथ निरपेक्ष, और बेटा एक शब्द जोड़ा गया था राष्ट्र की अखंडता। कौन सा शब्द था बेटा जी, राष्ट्र की अखंडता। तो ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे आपके, और ये शब्द जोड़े गए थे केवल एक बार संशोधन, जिसे बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 1976। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पहला वाला सही हो जाएगा। तो ये 3 शब्द नए जोड़े गए थे बेटा जी। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई थी, ठीक है ना भाई। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने जो शपथ ली थी वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा ली गई थी, तो बताएं सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से सभी का जवाब आना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो बताएं क्या होगा सही जवाब। ठीक है ना भाई, क्या होगा सही जवाब बेटा जी, जल्दी से बताएं एक बार। अगर उस राष्ट्रपति का नाम भी आप बता देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। प्यारे बच्चों आप जानते हैं मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई का कार्यकाल जो रहा है वो 1977 से स्टार्ट होता है कार्यकाल। जब आप जानते हैं 1977 में नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, तो 1977 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। मोरारजी देसाई बेटा 4थे नंबर के प्रधानमंत्री थे, 4th नंबर के पीएम रहे हैं। और मोरारजी देसाई के बारे में खास बात यह है, ये हमारे देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस के बाहर पहले प्रधानमंत्री बेटा कौन बने थे, तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन हैं, मोरारजी देसाई हैं, याद रखना है प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं मोरारजी देसाई की, तो मोरारजी देसाई ने जब अपने पीएम पद की शपथ ली थी 1977 में, 1977 में, इस समय के राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, कोई बच्चा बताएगा राष्ट्रपति कौन थे इस समय। तो इस समय के राष्ट्रपति थे प्यारे बच्चों आपके बीडी जत्ती। बीडी जत्ती कौन थे बेटा जी, बीडी जत्ती इस समय के राष्ट्रपति थे, और ये इस समय पर कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कार्यवाहक का मतलब भैया यानी कि कार्यवाहन संभाल रहे थे, प्रॉपर राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। तो बच्चों मोरारजी देसाई को बीडी जत्ती द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर यानी कि बी इज राइट आंसर। कौन थे, बीडी जत्ती, बहुत जबरदस्त, पूजा प्रजापति। आगे बात करेंगे बेटा जी अगले प्रश्न की। कह रहा है आपसे एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है। तो बेटा एबेल पुरस्कार, तो बच्चों अगर मैं बात करूं एबेल पुरस्कार की, तो एबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना भाई। तो बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे, एबेल पुरस्कार बड़ा पुराना है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। 1899 में नॉर्वे की सरकार द्वारा इसे दिया जाता है, नॉर्वे की सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया था।
ये मैथमेटिशियन यानी कि जो विशेष गणित है, गणित के मामले में दिया जाता है, इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, गणित का नोबेल। तो गणित का नोबेल किसे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और बेटा जी ये स्टार्ट हुआ था 1899 में, 1899 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है जी, तो याद रखिएगा ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार? यानी कि आपके जेनोमिक्स में नहीं, रसायन में नहीं, अर्थशास्त्र में नहीं। तो सही जवाब होगा आपका मैथमेटिक्स का नोबेल है, जो कि नॉर्वे की सरकार द्वारा दिया जाता है और ये मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, गणित से संबंधित है। आगे बात करेंगे बेटा जी, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आर्थर अशकिन, हेनरी डुनांट या फिर जोसेफ बच्चों आपका राटब्लेट या फिर लियोनिद हर्विकेज। सही जवाब क्या होगा? जल्दी से एक बार सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों, वैसे नोबेल पुरस्कार जो स्टार्ट हुए वो 1901 से हुए थे। ठीक है ना भाई, ये कहां के द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन देश द्वारा दिए जाते हैं। तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था बेटा जी? अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा प्यारे बच्चों इन्हें वसीयत द्वारा इसे स्थापित किया गया था, जो डायनामाइट जिन्होंने खोजा था, जो कि एक विस्फोटक था। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां आपसे नोबेल शांति पुरस्कार, देखो स्टार्टिंग में ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में मिलते थे, अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था, लेकिन बच्चों इसमें 1968 से अर्थशास्त्र को भी शामिल किया गया। तो 1968 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। यह बात भी क्या रखनी है, आपको याद रखनी पड़ेगी। बहुत शानदार। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों आपका, यानी कि अगर मैं बात करूं हेनरी डुनेंट, जॉन हेनरी डुनेंट का नाम सुना होगा। हेनरी डुनेंट वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1900 यानी कि बच्चों 1901 में ये पुरस्कार से नवाजा गया, शांति का पुरस्कार प्यारे बच्चों दिया गया। ठीक है जी। अब आप ये भी बात जानते हैं कि हेनरी डुनेंट ने किसकी स्थापना की थी? इनके द्वारा स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी की। तो बच्चों विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हैं जॉन हेनरी डुनांट। विश्व रेड क्रॉस नाम की जो संस्था है उसके संस्थापक हैं हेनरी डुनांट। प्यारे बच्चों रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताओगे 1866 में हुई थी ना भाई, जहां तक मुझे याद है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है, जिनेवा में। और बेटा रेड क्रॉस सोसाइटी को भी क्या मिल चुका है? 3 बार शांति का नोबेल मिल चुका है। 3 बार बेटा जी शांति का नोबेल इस संस्था को भी मिल चुका है। यानी कि कब कब मिला है ये बात आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बच्चों विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो हुई है प्यारे बच्चों, इसमें 3 बार नोबेल कब कब मिला है, बताएं। आरपीएफ के लिए क्लास स्टार्ट हो रही है बेटा जी आपकी 1-2 दिन में, अभी 28 तारीख से शुरू हो रही है, परेशान ना हो। आगे कह रहे हैं विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। सही जवाब क्या होगा? 23 मई होगा, 3 मई होगा। 3 मई को क्या मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण दिवस बेटा जी, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाते हैं 3 मई का दिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। 20 मई को क्या मनाते हैं? विश्व मधुमक्खी दिवस। भैया मधुमक्खियों का भी दिन मन रहा है, हमारा कोई दिन नहीं है। विश्व मधुमक्खी दिवस। तो बच्चों विश्व मधुमक्खी दिवस के तौर पे कब मनाया जाता है? तो मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है बेटा जी आपका 20 मई को। अच्छा 23 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व कछुआ दिवस के तौर पे मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। और प्यारे बच्चों आपका विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 28 मई। ठीक है ना भाई, चलो भाई बहुत बढ़िया। आगे बात करें, आगे अगला क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 16वें नंबर का। भूख लगने लगी, मैं कुछ खा लूं, खाओ। आगे बताएंगे बेटा जी, कह रहा है आपसे, बिल्कुल सर आपका 14 अक्टूबर का दिन अरे याद है तुम्हें,
चलो, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? बताएं, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भैया कोलकाता ने जीता है, चेन्नई सुपर किंग ने, गुजरात टाइटंस ने, राजस्थान रॉयल्स ने। क्या होगा सही जवाब? बच्चों 2024 के आईपीएल के खिताब को किसने जीता? करंट अफेयर्स का प्रश्न, बहुत बढ़िया। तो प्यारे, जो आप जानते हैं केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा, ठीक है जी बच्चों, किसको? तो बच्चों कोलकाता राइडर्स ने जीता और हैदराबाद को हराया। हैदराबाद, तो इसमें हैदराबाद 8 विकेट से हारा था। हैदराबाद की हार हुई 8 विकेट से, वो भी कितने विकेट से बेटा जी? 8 विकेट से हराया था हैदराबाद को। तो सही जवाब होगा कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए वाला ही क्या होगा? सत्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। और प्यारे बच्चों, ऑरेंज कैप किसे मिला था? विराट कोहली को, आरसीबी के खिलाड़ी हैं जो कभी नहीं जीती। और पर्पल कैप मिला है हर्षल पटेल को, ठीक है ना, पंजाब किंग्स के खिलाड़ी रहे हैं। ये कह रहे हैं वर्ष 2024 में किसने एपोफिक क्षुद्र ग्रह के अध्ययन करने के लिए मिशन, ठीक है ना भाई, मिशन रैमसेस शुरू किया है या करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2024 में एपोफिस क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र होते हैं एस्टेरॉइड, आप जानते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट भी है, तो एपोफिस नाम के क्षुद्र ग्रह की स्टडी करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्यारे बच्चों रैमसेस नाम का मिशन लॉन्च किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। झाड़ फूक मंत्र वाला कोलकाता, झाड़ फूक मत करो, बताएं जल्दी से। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यानी कि ये जैक्सा जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, जापान की, ठीक है जी प्यारे बच्चों। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, यूएसए की। और प्यारे बच्चों आपका ये ईशा जो है, ये प्यारे बच्चों इसका पूरा नाम है यूरोपियन यूनियन, यूरोप की, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो बेटा ईसा यूरोपीय स्पेस एजेंसी, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसका नाम है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि जिसे ईसा कहा जाता है, इसी ने प्यारे बच्चों 2024 में रामसेस नाम का एक एपोफिस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। करंट का प्रश्न है, इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा ईसा की? इस ईसा की स्थापना यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की बच्चों आपकी कब हुई थी? तो 1975 में, 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है बेटा जी? तो पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है और इसी ने क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए, जिसका नाम एपोफिस है, इसी के लिए मिशन लॉन्च किया है। आगे बात करेंगे बेटा अगले प्रश्न की। यह कह रहा है किस मंत्रालय द्वारा परियोजना परी भारत की सार्वजनिक कला की शुरुआत की है? तो पारी योजना किसने स्टार्ट की है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, भारत की सार्वजनिक कला। तो बच्चों कला के मामले की अगर बात होगी तो कलाकार कौन है? ठीक है ना भाई। तो हमारे यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को की संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं बैठक के अंदर बच्चों परी नाम की योजना स्टार्ट की है, यानी कि भारत की कला को सार्वजनिक करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा, यानी कि बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, यानी कि बच्चे आपका पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम परी के नाम से जानते हैं, ये स्कीम स्टार्ट की है। तो परी स्कीम बेटा भारत की कला को सार्वजनिक करने के लिए स्टार्ट की गई है। आप इसे आइडिया लगाकर भी इस प्रश्न का जवाब आप कर सकते थे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इस क्रम में मुद्रा आपूर्ति की माप M1, M2, M3, M4 दर्शाते हैं। बच्चों किसी निश्चित समय बिंदु पर, किसी समय बिंदु पर, किसी समय बिंदु के दौरान, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, मैं अभी कहने लगूं अभी शाम 7 बजे आज की डेट में 7 PM पर, यानी कि आज तारीख कितनी है 24 अक्टूबर को, हमारे देश भारत में कुल कितना मुद्रा मौजूद है?
इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही मनी सप्लाई कहते हैं, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई को मापने के लिए, मुद्रा की आपूर्ति को मापने के लिए प्यारे बच्चों कौन जिम्मेदार है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसने 4 मेजर्स प्रदान किए हैं मनी सप्लाई को मापने के, ठीक है ना। ये 4 मेजर्स कौन से होते हैं बेटा जी? एक होता है M1 मेजर, M1। अब M1 क्या होता है? M1 का मतलब है, इसे कई बार नैरो मनी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला जाता है? नैरो मनी भी इसे बोला जाता है, नैरो मनी, M1 को। नैरो मनी क्या होती है गुरुजी? नैरो मनी है जनता के पास पैसा, जो जनता की जेब में पैसा है, जनता के पास पैसा जो है वो नैरो मनी है। इसमें और कौन सा पैसा शामिल होता है? डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, यानी कि बैंक के पास जो जनता का पैसा है डिमांड डिपॉजिट के तौर पे, जो डिमांड करने पर तुरंत मिल जाए, लाइक सेविंग अकाउंट में जमा पैसा। मेरे फोन से TW ऐप डिलीट हो गया है, क्या करूं? दोबारा से डाउनलोड कर लो, और ये ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। इस नंबर पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे कैसे आपका समाधान होगा, ठीक है जी। जनता का पैसा प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ये पैसा शामिल होता है। ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब ये तुरंत पैसे में कन्वर्ट हो सकता है, इसे तुरंत यूज किया जा सकता है। इसीलिए M1 जो होता है इसमें सबसे ज्यादा तरलता होती है, सबसे ज्यादा तरलता। फिर इसके बाद में M2 आता है। M2 को प्यारे बच्चों लिक्विड मनी कहते हैं। इसमें यानी कि बच्चों एक तो M2 के अंदर जो आपका M1 वाला पैसा है वो शामिल होता है, साथ के साथ बेटा एक आपका डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जमा पैसा भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है जी। ये पोस्ट ऑफिस का पैसा भी इसमें इंक्लूड कर गए। जैसे जैसे आप M1, M2, M3, M4 की तरफ जाते हैं तो बच्चों M1 जो है सबसे ज्यादा लिक्विड माना जाता है, सबसे ज्यादा तरलता इसमें। जैसे आप M2 के पास जाओगे, ये पैसे में कन्वर्ट होने में देरी लगाएगा, M3 और भी ज्यादा देर लगाएगा, M4 और भी ज्यादा देर लगाएगा। मतलब M1 से M4 की तरफ जाओगे तो तरलता में क्या आती है? कमी आती है बेटा, ठीक है ना भाई। तो M1 सबसे ज्यादा तरल होता है, तो तरलता का घटता क्रम है, ये बढ़ता हुआ क्रम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि M1 के पास सबसे ज्यादा तरलता है, फिर M2 के पास तरलता है, फिर M3 के पास तरलता है, और फिर बेटा जी M4 के पास तरलता है। M1 में जनता का पैसा और बैंक में जमा पैसा, जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड करने पर प्राप्त हो जाएगा तुरंत, वो शामिल किया जाता है। अब आगे बात करेंगे, ये कह रहा है सरकारी बजट, हमारे देश का जो सरकारी बजट है डैश का विवरण देता है। किसका विवरण देता है? सरकार की। ये कह रहा है प्राप्तियों का और व्यय का। ये कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का। केवल भारत सरकार की प्राप्तियों का, केवल भारत सरकार के खर्च का। बताएं क्या होगा सही जवाब? बहुत बढ़िया, आपस में बातचीत ना करें, चीजों का जवाब दें। आपको लग रहा होगा प्रश्नों का लेवल भी अच्छा है, और यही एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं आजकल। जिन प्रश्नों को तुम पढ़ चुके हो उन्हें थोड़ा सा भूल जाएं और थोड़ा रिपीट मोड में पीछे चले जाएं। तो बताएं बेटा जी सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं बजट, बजट के बारे में हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112, ये बताता है। और बजट को बजट शब्द यूज नहीं किया गया, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। क्या बोला गया है बेटा जी? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसे जाना गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसे कहा गया है। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर वार्षिक वित्तीय विवरण की, तो ये जो बजट है हमारा, ठीक है ना भाई, बजट है हमारा, ये वार्षिक वित्तीय विवरण है। और बेटा जी वार्षिक वित्तीय विवरण है अगर बजट हमारा, तो इसमें सरकार का कुल खर्च कितना है और सरकार की कुल आमदनी कितनी है, आय कितनी है, इसी का जो डॉक्यूमेंट होता है, इसी का जो डॉक्यूमेंट होता है इसे ही बजट कहा जाता है। भारत में बजट की शुरुआत 1860 से हुई, और बजट प्रणाली के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों जेम्स विल्सन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा जी? जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक मानते हैं। तो ये भी बात क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। तो सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा होता है ऑप्शन नंबर ए। बजट हर साल आप जानते हैं 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है, और कौन करता है बेटा? वित्त मंत्री करता है।
फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण है। आप ये बात भी जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है जी। तो तुक्केबाज हो रहे हो आप सभी। इतना आसान प्रश्न अगर आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि पर अभी बेटा थोड़ी सी यानी कि चोट लगने की जरूरत है। तो अपने पास एक ईंट रखा करो छोटी सी, जब भी प्रश्न गलत हो पट से मार लिया ऐसे, इससे वो प्रश्न फिर दोबारा गलत नहीं होगा भविष्य में। अगले प्रश्न का जवाब देंगे आप। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है आपका। जब सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो कौन सी गैस पैदा करते हैं? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है, गृह कार्य के लिए है। तो आप इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे कि सही जवाब क्या होगा। हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताएं। और फिर आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे और अगला सेशन जो होगा कल का वो लगातार अब चलेगा, ठीक है ना। शाम 7 बजे की ये क्लास अपने जीवन में उतार लो, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और एक कॉपी लेकर बैठा करो, जो चीजें नई सीखने को मिले उन्हें नोट कर लिया करो, ठीक है। तो बाकी चीजें कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। और जिनके कितने कितने सही हुए हैं जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। कोई बच्चा आप में से है जिसने 15 प्लस सही किए हो? ईमानदारी से, झूठ बोलेगा तो बेटा वास्तव में पेपर में 5 भी सही नहीं होंगे, तो इसीलिए सच बताना है। तो कितने प्रश्नों का जवाब आपने आज के सेशन में सही दिया है? जिस प्रश्न के लगभग, जिस बच्चे के लगभग 15 प्रश्न ठीक हैं वो बच्चा अपने आप में ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन अगर 13-14 तक भी जा रहे हो तो वो भी अच्छा है, ठीक है भाई। धन्यवाद बहुत बहुत, मिलेंगे आगे कल के सेशन में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए।